तो अभी तक हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े हुए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग आगे उसमें जो कुछ बचा हुआ टॉपिक है सोल्यूशन का, उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ टॉपिक इसमें बचा हुआ है, जैसे कि हम लोग तक क्या क्या पढ़ चुके। देखो हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है पढ़े थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक्सो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज उसी में अच्छा एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस RO। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ कहाँ होता है, तो वाटर को डिसैलिन करने में, वाटर के डिसैलिनेशन के लिए जो है यूज होता है। किस चीज़ का, रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्रोसेस का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो छोटा हुआ टॉपिक था उसमें, उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि 4 होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कौन कौन 4 होते हैं, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्टली व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्वेंट को हम रखते हैं तो इवेपोरेट होता है और उसका वेपर फॉर्म होता है। और इस समय ऐसा आता है कि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब जितना लिक्विड वेपर बन के ऊपर जाता है, वेपर बन के मतलब वेपर फॉर्म में चेंज होता है, उतना ही वेपर फिर लिक्विड बन के नीचे आता है। और उस समय जो कंडीशन है, जो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है, तब उस समय जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा सॉल्वेंट के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, हम पहले पढ़ चुके हैं, एक वीडियो केवल इसी के बारे में था, उसमें हमने क्या पढ़े थे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड के सरफेस पर लगने वाला जो प्रेशर है वेपर्स के मॉलिक्यूल के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब एक बात हम लोग जो शुरू में पढ़े हुए थे, बोले थे कि इस बात को याद रखना है, ये हर एक टॉपिक में काम आएगा कि जब भी किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो इसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट बेसिकली कैसे होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, ठीक है, और जो सॉल्यूट होते हैं वो बेसिकली नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो मान लो ये सॉल्वेंट है ए क्या है, ये है सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट है इसका मान लो कि जो वेपर प्रेशर है वो P0A है, प्योर स्टेट में, मतलब जब इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है तो उस समय जो इसका वेपर प्रेशर है वो क्या है, P0A है। और फिर क्या किया गया कि इसमें मिला दिया गया सॉल्यूट B मिला दिया गया, और B मान लो सॉल्यूट है। और नॉर्मली जो भी सॉल्यूट होते हैं वो कैसे होते हैं, वोलाटाइल नहीं होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। जैसे मान लो शुगर है, चीनी, तो शुगर वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है। और मान लो वाटर है, ठीक है, तो वाटर कैसा है, वाटर जो है वोलाटाइल है। वाटर का जो वेपर इजीली बन सकता है, क्या शुगर का वेपर इजीली बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो मतलब ये मान लो सॉल्वेंट है और इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो P0A है। और फिर इसमें क्या किया गया कि सॉल्यूट को मिलाया गया। जो इसमें सॉल्यूट को हम मिलाएंगे, जो इसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तुमको पता है क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बताओ कि जो वेपर बन रहा था वो वेपर कहाँ से बन रहा था, इसके जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं वहीं चेंज हो रहे थे वेपर फॉर्म में, ठीक है। और जब इसमें सॉल्यूट जाएगा तो सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर भी आ जाएंगे, और उनके आ जाने से सरफेस पर जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो जो वेपर फॉर्म हो रहा था वो वेपर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कि मान लीजिए कि पहले सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो P0A था, और सॉल्यूट मिलाने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर है वो मान लो कि PS हो गया,
PS मतलब कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा, लोअरिंग हो जाएगा उसमें। क्यों घट जाएगा? बिकॉज वी हैव एडेड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट। सो इफ एनीबॉडी आस्क्स टू इट व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज लोअरिंग इन, व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो प्रीवियसली जो था इसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या था? P0A था, और बाद में कितना हो गया? PS। हमको पता है कि डिक्रीज हो गया है, मतलब बड़ा कौन है? P0A, और PS क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? P0A माइनस PS। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे मान लो कि पहले जो वेपर प्रेशर था वो 100 पास्कल था, ठीक है। पास्कल, बार, ATM ये सब क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। तो मान लो कि जो पहले जो इसका यूनिट, जो इसका वैल्यू था वो कितना था? 100 पास्कल, ठीक है। और जिसमें मिला देंगे सॉल्यूट तो जो इसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लो हो गया 80 पास्कल। अब पूछे कितना डिक्रीज हुआ? व्हाट इज द लोअरिंग विच हैव अकर्ड इन द सॉल्वेंट आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट। तो क्या होगा? हम 100 माइनस 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। मतलब 20 पास्कल प्रेशर हैज़ बीन रिड्यूस्ड आफ्टर एडिंग सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग, दिस इज जस्ट लोअरिंग, दिस इज जस्ट डिफरेंशन इन द वेपर प्रेशर। सो अगर यहाँ पूछा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, क्योंकि हम लोग का टॉपिक यही है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ? तो दिस इज लोअरिंग P0A माइनस PS, P0A माइनस PS, ये क्या हो गया? लोअरिंग। और हमको रिलेटिव लोअरिंग निकालना है, ठीक है। मतलब किसी न किसी के रिलेशन में निकालना है। अब किसके रिलेशन में निकाला जाता है? जो कि कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर बताओ P0A और PS में से कौन कांस्टेंट है? P0A कांस्टेंट है। क्या PS कांस्टेंट है? अरे नहीं है। सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट के ऐड करने से जितना सॉल्यूट ऐड करेंगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा या घटेगा? मतलब जितना ऐड करेंगे उतना ही घटेगा, जितना ही कम ऐड करेंगे उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे बात ना? लेकिन P0A तो कांस्टेंट है। किसी भी सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? P0A माइनस PS बाई P0A, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो याद रखना है कि P0A माइनस PS बाई P0A, ये याद रखना है। बस इसे भूल जाओ कैसे हुआ। बस याद रखो कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? P0A माइनस PS बाई P0A, ठीक है। P0A माइनस PS बाई P0A, इसको लिख लिया था ना? नहीं तो कम इसको केवल लिख लो, ऐसे लिखना है इसको कि लिख लो, पहले लिखना बोल रहे हैं। इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P0A, लिख दे क्या? लिख देते हैं, देखो। इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is P0A, ठीक है, which has been reduced or decreased, whatever you can call it, so which have been reduced to PS. PS means vapor pressure of solution. After how it decreases? It decreases by adding the solute. After adding the, and which type of solute we have added into it? We have added non-volatile type of solute, which cannot be converted into the volatile, into its vapor, into its volatile form. After adding non-volatile solute, okay, ठीक है। पहले कितना था? P0A, जो कि ऐड करने के बाद कितना हो गया? बोलो, PS हो गया। क्या हो गया? PS। तो व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? व्हाट इज लोअरिंग वेपर प्रेशर? कितना हो गया? P0A माइनस PS। तो रिलेटिव लोअरिंग कितना हुआ? रिलेटिव लोअरिंग हो गया। देखो इतना बात लिख लो, पहले ये चीज़, फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर और फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना हो गया? P0A माइनस PS बाई P0A हो गया। लिख लिए इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है।
देखो अब ये जो रिलेटिव लोअरिंग होता है एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, इट हैज़ बीन सीन एक्सपेरिमेंटली दैट दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction. Okay, this is the relative lowering by pressure, P naught A minus PS by P naught A, and this is proportional to what? Proportional to mole fraction of solute. Remember what is this? This is Giles, which is the symbol of the mole fraction, and B means solute. So Giles B means mole fraction ऑफ सॉल्यूट। ओके, और ऐसा देखा गया कि जब इसको हटाएंगे हम तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए हो जाएगा, इक्वल टू जाइल भी कॉन्स्टेंट यहाँ जो आएगा उस वैल्यू उसका 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू जाइल भी। देखो जाइल भी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का मोल और पूरे सॉल्यूशन का मोल का जो रेशियो होता है उसे क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे कि सॉल्यूट का मोल और पूरे सॉल्यूशन का मोल का जो रेशियो है उसे क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। मतलब कि जाइल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। दिस इज जाइल बी, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब देखो हम लोग ये जो भी बातें कर रहे हैं ये हम लोग आइडियल सोल्यूशन का बात कर रहे हैं। और आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है? जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट का मोल है वो बहुत कम होता है। मतलब आइडियल सोल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट बहुत कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन बी इज़ वेरी वेरी लोअर देन एन ए। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। Ideal solution, as we have discussed in the previous video, that on the basis of Raoult's law there are two types of solution, in which one is called ideal solution and another is called non-ideal solution. And if we will talk about the ideal solution, then in the case of ideal solution mole of solute is very very lower than mole of solvent. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हो? एन बी जो यहाँ पर प्लस में है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखो कि बहुत छोटा चीज़ ऐड में हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर डिवाइड में या फिर अगर मल्टीप्लाई में हो सो हम लोग उसको नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो ऐड में है या सबस्ट्रैक्ट में है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, हमको कोई भी इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर हो 2 प्लस 0.0005 तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा चीज़ है। लेकिन वहीं अगर है 2 × 0.005, क्या इसको हम नेगलेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि हम लोग अगर कोई बहुत छोटा चीज़ है, बहुत छोटा कोई डिजिट है और अगर ऐड या सबट्रैक्शन में है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एन बी को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि एन बी बहुत छोटा है तो हमको फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए। इक्वल टू क्या हो गया? एन बी बाई एन ए। एन बी को हम क्या कर दिए? नेगलेक्ट कर दिए। क्यों? बिकॉज एन बी इज़ वेरी वेरी लोअर देन एन ए, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन। आपको ये रट जाना है। जिस तरह से पिछला 3 क्वेश्चन बतलाया था रटने को, एक कौन था? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एक कौन था? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। और अभी तक एक और कौन पढ़ चुके हैं? पाई इक्वल टू सी आर टी। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और ये है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। वैसे ही ये भी रट जाना है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए
माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता है एन बी बाई एन ए, वेयर व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. व्हाट इज पी एस? पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट इज एन बी? एन बी इज मोल ऑफ solute. and what is Na? Na is mole of what? solvent. इसको नोट कीजिए, ठीक है. वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो. वीडियो को पॉज करना है और इसको क्या करना है, नोट करना है. चलो हो गया, लिख लिया इसको. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. फिर एक लास्ट टॉपिक बचेगा वॉन टॉप फैक्टर. अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है. तो हम देख रहे थे क्वेश्चन ये, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार. मतलब कि सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.850 बार दिया हुआ है. मतलब कि हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.850 बार हो जाएगा. और तब इसमें क्या किया गया है, एक सॉल्यूट मिलाया गया है और सॉल्यूट का वेट कितना है, 0.5 ग्राम. अब बताओ कि जब भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया जाता है, जिसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लोअरिंग हो जाता है उसमें. तो यहाँ पर कितना लोअरिंग हुआ है, 0.850 से कहाँ आ गया है, 0.845. मतलब कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये कितना हो गया, 0.845 बार हो गया, ठीक है. और इसमें कितना ग्राम मिलाया गया है सॉल्यूट, 0.5 ग्राम. मतलब कि जो WB है, WB ये कितना है, 0.5 ग्राम है, ठीक है. WB मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट. कितना है यहाँ पर, 0.5 ग्राम. और कितना ग्राम बेंजीन मिलाया गया इसमें, देखो हम लोग शुरू में ही बोले थे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो ही चीज़ रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है. जो रहेगा लोअर अमाउंट में उसे सॉल्यूट बोलेंगे और जो होगा हायर अमाउंट में उसको सॉल्वेंट बोलेंगे. तो यहाँ पर लोअर अमाउंट में वो सॉल्यूट है 0.5 ग्राम और हायर अमाउंट में कौन है, सॉल्वेंट है, कितना है, 39.0 ग्राम. मतलब कि WA कितना दिया हुआ है, 39.0 ग्राम दिया हुआ है. तो आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कि MB निकालना है, ठीक है. फार्मूला हम लोग को पता है, देखो क्वालिटी में यही मतलब इसमें यहाँ पर एडवांटेज है. और फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा. फार्मूला क्या होता है इसमें, पी नॉट ए, अभी हम लोग किए थे पिछले कुछ मिनट में, कि पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू होता है NB बाई NA, ठीक है. NB इज़ द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड Na इज़ द मोल ऑफ सॉल्वेंट. NB क्या होता है, NB होता है WB बाई MB, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. और Na क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मतलब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर लिख रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए. NB की जगह क्या आ जाएगा, WB बाई MB. N मतलब क्या होता है, मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, मतलब W बाई M. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WB बाई MB इंटू Na क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA बाई MA ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, इंटू MA. अब देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको बस जो वैल्यू दिया है वो रख देना है, निकल जाए. चलो बना देते हैं थोड़ा सा. यहाँ पर पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 0.850 माइनस पी एस कितना दिया हुआ है, 0.845 बाई पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 0.850. WB कितना दिया हुआ है, WB मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम. MA मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अब देखो इसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन है, बेंजीन. और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6. तो पता ही होगा कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6. तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा,
निकालो। कार्बन का कितना होता है 12, 6 कार्बन है, और 12 × 6 कितना हो गया 72, है ना। और हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो 1 × 6 कितना हो गया 6, तो 72 + 6 कितना हो गया 78 ग्राम। मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 78। कैसे मालूम चला, इसके फार्मूला से, C6H6 फार्मूला होता है बेंजीन का, वहाँ से हम निकालेंगे तो 78 ग्राम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखना है, MB लिखना है। MB ही तो निकालना है हम लोग को। MB मतलब क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वहीं तो फाइंड करना है। देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, ठीक है, तो ये निकालना है, इसको कहते हैं MB। और क्या दिया हुआ है WA मतलब कि मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 39। देखो अब इतना हम लोग को मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो MB का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कर देते हैं, लेकिन कोशिश करना है खुद से करना है इसको। देखो इसको करें कितना हो गया 2, 39 78 है तो 2 हो गया। 0.5 × 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0.005, और यहाँ पर हो जाएगा 0.850। डेसिमल से डेसिमल गया, 5 है 850 है, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 5 5 7 35, और 35 और 0 170। तो यहाँ पर हो गया 1/170 = 1/MB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो MB = कितना आ जाएगा, MB = आ जाएगा 170 ग्राम, और यही आंसर है। मोलर मास कितना आ गया 170 ग्राम आ गया। कैसे निकला है देखो फिर से। देखो 4 फार्मूला है, उसको आपको लिख लेना है, और उसको बस याद रखना है, क्वेश्चन इसमें से जो है नहीं छूटता है। तो उन चारों फार्मूला को बेहतर होगा कि एक पास लिख लीजिए, और उसमें से कौन चीज़ क्या होता है, कौन सा टर्म जो है किस चीज़ को डिनोट करता है, और उतना आपको पता है तो फिर आपसे जो ये टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इससे श्योरली हर एक साल कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, न्यूमेरिकल आता है किसी न किसी टॉपिक से, चारों में से किसी एक से न्यूमेरिकल हर साल आता ही है। तो देखो हम चारों को एक बार लिखते हैं, बेहतर होगा कि आप अब तक हम लोग इसको अलग अलग पढ़े हैं, अब हम लोग इसको एक ही साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसको आपको याद रखना है। कौन कौन होता है, एक होता है डेल्टा TB = KB × M। ठीक है, और क्या होता है डेल्टा TF = KF × M। एक होता है पाई = CRT, और एक होता है P0A - PS/P0A = NB/N। तो आपको ये चारों फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए, रट लो इसको लिख कर रट लेना है। डेल्टा TB = KB × M, डेल्टा TF = KF × M, पाई = CRT, एंड P0A - PS/P0A = NB/N। अब इस चारों को हम लोग डिटेल से पढ़े, 4 वीडियो चारों का अलग अलग किए। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जिसको हम लोग कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो वो टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि हम लोग देखते हैं क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर, सिंबल होता है इसका I, स्मॉल I। ठीक है, देखो वांट ऑफ कौन है, वांट ऑफ एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट है। केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं इसलिए बोल दें। तो वांट ऑफ जो थे, इन्होंने I फैक्टर दिया था। किस लिए दिया था, देखो अभी तक हम लोग जो भी चीज़ पढ़ें, ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग शुरू में क्या देखे थे कि ये वैसे प्रॉपर्टी होते हैं जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड नहीं, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जितना मोलिक्यूल सॉल्यूट का हम डाल रहे थे उतना ही सॉल्यूशन में वो रह रहा था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बात समझ रहे हैं? देखो जैसे कि हम क्या बोल रहे थे, जितना हम मतलब उसमें डाले, जितना सॉल्यूट का मोल डाले उतना ही मान के हम कैलकुलेशन कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जो कि जब सॉल्वेंट में जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, या एसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा,
If solute will associate or dissociate, then in this case colligative property will also gets change। ठीक है, जैसे मान लो कि NaCl है, तो NaCl का 1 मोल हम डालें सॉल्वेंट में, लेकिन जब NaCl जाएगा तो NaCl टूट जाएगा और क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। तो टूट गया कि नहीं टूट गया। अब हम लोग क्या माने थे कि NaCl का 1 ही मोल गया है, लेकिन एक्चुअली में अंदर में कितना मोल हो गया है, 2 मोल, 1 मोल सोडियम का और 1 मोल किसका, क्लोराइड आयन का। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो जो हम प्रेडिक्ट करेंगे उतना ही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं 1 ही मॉलिक्यूल है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हो गया, डिसोसिएशन हो गया है सॉलिड मॉलिक्यूल का। वैसे ही मान लो कि जो बेंजीन होता है या जो इथेनोइक एसिड होता है, जब ये जाते हैं सॉल्वेंट में इथेनोइक एसिड, तो आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो कि हम 2 मॉलिक्यूल डालें और दोनों आपस में मिल गया और 1 ही मॉलिक्यूल बन गया, तो उस केस में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिक्रीज कर गया, एसोसिएशन हो गया यहाँ पे ना। तो इस केस में जो है हम जो वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वॉन हॉफ ने वॉन हॉफ फैक्टर प्रपोज किया था। ठीक है, तो वॉन हॉफ फैक्टर क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में एकदम बताते हैं हम, जितना मतलब एग्जाम में आता है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी इसको और जो है इसको डिराइव किया जा सकता है और इस पर अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन वो जो है जेईई मेंस एडवांस लेवल चल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो नीट लेवल या मेंस लेवल जो है इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अगर उसके लिए भी पढ़ रहे हैं इतना काफ़ी है, इससे आगे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और पढ़ना भी नहीं है। 1-2 जगह मिल जाता है लेकिन वो इस लेवल का ऊपर का है, तो उसके लिए एक वीडियो ना तो हम कर देंगे सेपरेट, जिसमें केवल क्वेश्चन करेंगे जो कि उस लेवल का होगा। अभी हम लोग देखते हैं वो चीज़ जो एनसीईआरटी में दिया है और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो वॉन हॉफ फैक्टर जो आई होता है, इसके लिए बस आपको एक फार्मूला रख लेना है। फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन / डिसोसिएशन। ठीक है, दिख पा रहा है इधर डिसोसिएशन लिखें, TION, डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल। देखो ये कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में कि डिफाइन वॉन हॉफ फैक्टर, नहीं आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कैसे आता है बताते हैं अभी किस तरह से आया हुआ है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, समझ आ रहा बात ये उसके लिए है जो कि सॉल्यूट या तो एसोसिएट करेंगे या डिसोसिएट करेंगे। जैसे हम बोले NaCl क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। वैसे ही इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। ठीक है, और वो 2 मॉलिक्यूल एक में जुड़ जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा उसका। तो उस केस के लिए ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो आपको ये रट जाना है, वैसे कभी आएगा नहीं कि डिफाइन वॉन हॉफ फैक्टर, लेकिन मान लो अगर आ भी जाता है तो इसको लिख सकते हो, दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब देखो इसका यूज़ क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आता है। ऐसे कि मान लो कि हम NaCl का एग्जाम्पल दिए, तो NaCl का क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है, टूट जाता है NaCl आफ्टर गोइंग इनटू द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम डिसोसिएशन वाला केस देखें, डिसोसिएशन, तो अगर डिसोसिएशन होगा तो मतलब क्या होगा, मान लो NaCl है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो NaCl है, NaCl ब्रेक होकर क्या बन गया, Na+ और Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर जो I का वैल्यू आएगा, तुमको ये बताना बस इतना कि I का वैल्यू 1 से यूनिटी से इकाई से ज़्यादा होगा कि कम होगा, 1 से यूनिटी से I का वैल्यू लेस होगा कि मोर होगा। तो वही चीज़ बस पूछता है एग्जाम में। तो I = क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो यहाँ पर तो खैर डिसोसिएशन हो रहा है, और आफ्टर कितना मोलिक्यूल है, 2, आफ्टर कितना मोलिक्यूल है, 2, और बिफोर कितना है, 1। मतलब एक टूट रहा है तो कितने मोलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, 2 मोलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1। I कितना हो गया, 2। सोचो अगर कभी भी डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन के केस में हमेशा जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन है हमेशा ज़्यादा होगा।
सोचो मान लो ये एक मार्कर है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कहीं भी इसको हम तोड़ेंगे तो जो इसका नंबर ऑफ फ्रेगमेंट होगा वो तो मतलब एक से ज़्यादा होगा ना। मान लो इसको तोड़ दिए, 2 भाग हो गया, अब 2 हो गया कि नहीं हो गया, इसको और तोड़ दे 3 भाग हो गया। मतलब जब भी कोई चीज़ अगर टूटता है उसका जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, जो नंबर ऑफ उसका पार्ट है वो तो इंक्रीज होगा ना। मतलब डिसोसिएशन के केस में मतलब जो ऊपर वाला वैल्यू है वो ज़्यादा होगा और नीचे वाला वैल्यू कम होगा। मीन्स ऑलवेज आई विल बी ग्रेटर देन 1 एंड इफ आई इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स व्हाट हैज़ बीन हैपेंड, डिसोसिएशन हैज़ बीन अकर्ड इन दिस केस, डिसोसिएशन। यही आता है क्वेश्चन कि अगर आई 1 से ज़्यादा है तब क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है कि डिसोसिएशन हुआ है। तो ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ टूटता है तो उसका नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ जाएगा तो ऊपर वाला वैल्यू बढ़ गया, नीचे वाला वैल्यू कम है तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगा। अगर मान लो कि एसोसिएशन हो गया, मतलब कि मान लो कि ये 2 मोलिक्यूल थे ए और ए आपस में जुड़ के 2A बना दिए, या मान लो A2 बना दिया, A2 बना दिया। तो इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिक्रीज कर गया। पहले 2 मोलिक्यूल था अब 1 रह गया। तो बताओ यहाँ पर जो आई का वैल्यू है वो क्या आएगा, यहाँ पर एसोसिएशन हुआ है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल 1 है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बिफोर 2 है, तो 1/2 कितना हो गया 0.5। तो अगर आई का वैल्यू 1 से कम है इट मीन्स क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। और अगर मान लो कि ना ही एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो तब आई के वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इफ़ आई इज इक्वल टू 1 इट मीन्स नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हैज़ बीन अकर्ड। मीन्स दिस इलेक्ट्रोलाइट, दिस सॉल्यूट has neither become associated to each other nor dissociated to form the many molecules। तो बस यही है want of factor। पूछे देख लो एक बार, want of factor किन के लिए है, तो उन सॉल्यूट्स के लिए है जो सॉल्यूट्स एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं। want of factor का सिंबल क्या होता है, तो want of factor का सिंबल होता है I। want of factor क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। इफ आई इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स डिसोसिएशन हैज़ बीन अकर्ड, इफ आई इज लोअर देन 1 इट मीन्स एसोसिएशन हैज़ बीन अकर्ड, एंड इफ आई इज इक्वल टू 1 इट मीन्स नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हैज़ बीन अकर्ड। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं सब हम लोग कवर कर चुके हैं, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। फिर भी जो भी डाउट अगर कुछ लगता है तो उसको लिख देना कमेंट में, उसको हम अलग से वीडियो बना देंगे या फिर हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।